हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, आज इस रिवीजन सीरीज का पहला लेक्चर होगा और इस पहले लेक्चर में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है काइनेमेटिक्स। हाँ जी साहब, काइनेमेटिक्स का जो पहला टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन हम उम्मीद करते हैं आपको आता होगा, जैसे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये आपको पता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि एग्जाम पेपर्स में जो डिस्प्लेसमेंट है इससे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो तरीका है या पहली जो टाइप है उसमें आपको एक सर्कुलर पाथ दिया जाता है और सर्कुलर पाथ या कोई भी ट्रैक दिया जाता है तो आपसे अलग अलग एंगल पर डिस्प्लेसमेंट पूछता है। आपको नंबर ऑफ टर्न दिए जाते हैं, चक्करों की संख्या दी जाती है, फिर आपसे पूछता है कि बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट है और कितनी डिस्टेंस है। तो ये कई बार पूछ लेता है, कई बार टाइम भी वो देता है। अब अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको पता चलेगा। और जो दूसरा टाइप है जहाँ से डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं वेक्टर पाथ से। मतलब आपको एक वेक्टर की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि 5 मीटर नॉर्थ में चलना है, आपसे उसके बाद टर्न लेना है, फिर आपको ईस्ट में चलना है और आपसे डायरेक्शन पूछता है। दोनों ही टाइप जो है इजी भी हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। और आज इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मूला दें जिससे सर्कुलर पाथ वाले सारे क्वेश्चन आप एक ही फॉर्मूले से कर पाएँ। तो ध्यान से देखिएगा। चलो पहली टाइप उठाते हैं वापस। यह है सर्कुलर पाथ वाली। सर्कुलर, आपको इसमें क्या होगा कि एक सर्कुलर ट्रैक होगा या सर्कुलर कोई भी सर्किल होगा, उस सर्किल के या उस ट्रैक के किसी एक पॉइंट पर पार्टिकल उपस्थित होगा। फिर उसका फाइनल पोजीशन आपको दिया जाएगा कि वो चलकर बी पॉइंट तक पहुंच गया और चलने में उसने कितना एंगल कवर किया, थीटा एंगल कवर किया। तो क्वेश्चन आपको पता लग ही गया है। बताइए ए से बी तक पहुंचने में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। हो सकता है वो आपको यदि क्वेश्चन इजी देना चाहे तो आपको सी पे पहुंचा सकता है, तो आप बताएंगे 90 का एंगल है। वो आप लोग को हो सकता है डी पर पहुंचा दे, हो सकता है वो आपको ई पर पहुंचा दे। लेकिन हम एक ऐसा जनरल फॉर्मूला लिखते हैं जिससे सभी जो केसेस बन रहे हैं वो आप सॉल्व कर सकें। तो इसका फॉर्मूला एक होता है डेल्टा आर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू 2r। r क्या है? रेडियस, साइन थीटा बाई 2। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको 60 डिग्री दे दिया जाए तो 60 डिग्री यदि आपको दिया जाएगा ये एंगल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? डेल्टा आर बराबर 2r साइन 60 बाई 2 कितना हो जाएगा? 30। और 30 कितना होता है? 1/2, दैट इज द आर। ये क्या आ गया है? डिस्प्लेसमेंट। कोई भी पोजीशन हो, ये 90 की पोजीशन हो या 180 की हो या 270 डिग्री की हो, तो आप हर स्थिति में डेल्टा आर निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है वैसे तो आपको पता होगा। थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिएगा, तो जूम करने के बाद इस तरीके से एक आपको डायग्राम मिलेगा। और हम यदि इसको रिजल्ट मान लें डेल्टा आर, तो आपको पता चलेगा दो वेक्टर हैं। यदि इसको r1 मान लिया जाए, इसको r2 मान लिया जाए, वैसे तो दोनों बराबर हैं मैग्नीट्यूड में। जैसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये क्या है? r, ये भी कितना है? r। आप कहेंगे दोनों r और r है, तो ट्राइंगल लॉ से क्या लिखेंगे? वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ क्या है सर? r वेक्टर ओके, डेल्टा आर वेक्टर ओके, बराबर r वेक्टर। क्या निकलना चाहते हैं? डेल्टा आर वेक्टर, तो आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। और ये दोनों क्या हैं? अलग अलग वेक्टर हैं डायरेक्शन के कारण। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे? वही हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो क्या आंसर आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए डेल्टा बराबर 2r साइन थीटा बाई 2 मिल जाएगा। मेंटरशिप जो बैच है उसमें ये डेरिवेशन वगैरह कंप्लीट करवा रखे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको सीधा सीधा रिवीजन करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे
कम टाइम में आपको पूरा कंटेंट समझ में आए। ठीक है, चलिए साहब, लेकिन ध्यान रखना, यहीं हम एक चीज़ और बता देते हैं, कभी कभार यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे दे कि पॉइंट ए पर उसने वेलोसिटी दे दी ये, पॉइंट बी पर उसने वेलोसिटी दे दी ये वाली, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट खींच के निकालते हैं, तो टेंजेंट खींच देते हैं। तो इन दोनों ए और बी वाली जो वेलोसिटीज़ हैं उसमें डिफरेंस कैसे निकालेंगे, उनमें अंतर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, डेल्टा वी बराबर 2b साइन थीटा बाई 2। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा दो वेक्टर के डिफरेंस निकालने के काम में आता है। जैसे मोमेंटम का निकालना है, माना पार्टिकल का जो मास है वो m है, तो मोमेंटम का क्या आ जाएगा, डेल्टा p बराबर, हाँ जी, इसको लिख सकते हो 2mv साइन थीटा बाई 2। उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ लिख देते हैं, डेल्टा r बराबर 2r साइन थीटा बाई 2, डेल्टा v बराबर 2b साइन थीटा बाई 2, और डेल्टा p बराबर आप चाहो तो 2p साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हो, और यहाँ p कितना होता है, m इंटू b। तो दोनों ये तीनों जो फॉर्मूले हैं वो दो वेक्टर्स के बीच में डिफरेंस निकालने के हैं। पहला तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का काम आएगा, दो अलग अलग पोजीशन पे। लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूले आप उसी जगह अप्लाई करना जहाँ दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों। यदि दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के नहीं होंगे तो आप इस फॉर्मूले को सीधे तौर पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होगी। जैसे ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ये माना कोई इस तरीके से आपको दे दिया कि एक पार्टिकल जो है r1 वेक्टर या यहाँ पे था और वो चल के यहाँ पहुँच गया b पॉइंट पे। अब ये सर्कुलर पाथ नहीं बनाएगा क्योंकि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं, ये r2 वेक्टर है, ये r1 वेक्टर है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए कि ये सीधे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। लेकिन एग्जाम पेपर्स में यही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि वही आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, यही r1 r2 r1 और r2, और इनके बीच में जो कॉस थीटा है वो लिखना पड़ेगा। तो आप स्क्वायर कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, चलिए साहब, सर्कुलर पाथ में जो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है उसका तरीका तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब हम बताते हैं कि इसी क्वेश्चन का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये है डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालने के वैसे तो 1 2 3 कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सिंपल ना याद रखने वाला फॉर्मूला जो आपको बचपन से आता है, हम क्या जानते हैं कि यदि कोई पार्टिकल ए से चला और वापस लौट के ए पर आया तो कितने डिग्री का एंगल कवर किया, 360 का, और दूरी कितनी कवर की, 2πr की। तो हम क्या कहेंगे, 360 डिग्री एंगल कवर करने में वो कितनी दूरी तय करता है, 2πr, और चाहो तो मीटर लिख दो। तो बताइए 1 डिग्री कवर करने में कितना दूरी तय करेगा, 2πr बाई 360 मीटर। तो उसने क्या पूछा है, 60 डिग्री में या थीटा डिग्री में। तो पहले जनरल फॉर्मूला निकाल देते हैं, थीटा डिग्री में कितनी दूरी कवर करेगा, 2πr 360 मल्टीप्लाई बाई थीटा। हमको कितना दिया है, 60 डिग्री, तो आंसर आपके सामने आ गया, 2πr बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 60, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 6 बार, और ये आ गया πr बाई 3 मीटर। क्या है ये आंसर आ गया आपके डिस्टेंस का। और पहले क्या निकाला था, अब थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज होता है इन्हीं कॉन्सेप्ट का, इसी कॉन्सेप्ट का, वो ये इंक्रीज होता है कि वो आपको नंबर ऑफ टर्न भी दे देता है, मतलब चक्करों की संख्या भी देता है, और आपको खुद को ये आइडिया लगाना होता है कि हम किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें। जैसे देखिए नेक्स्ट टाइप है इसकी, माना उसने कहा कि r रेडियस के सर्कुलर पाथ में कोई 9/4 या 7/4 या 9/2 या 7/2 जो भी आपको पसंद हो, इस तरीके से टर्न करता है। चलो पहले इजी ले लेते हैं, कई सारे सोच रहे स्टार्टिंग में ऐसा लेने की क्या ज़रूरत है। माना ऐसा करें, इसको साफ करके थोड़ा सा हम लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ से हटा दें। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है, माना किसी r त्रिज्या
या आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल एन चक्कर या टर्न पूरा करता है या कंप्लीट करता है, तो क्या निकालना है? पहला वही, पहले डिस्टेंस निकाल दीजिए, फिर क्या निकाल दीजिए? डिस्प्लेसमेंट। चलिए देखिए, अब n जो है वो जनरल है। अब n बराबर हो सकता है, वो कहेगी सर 5 चक्कर लगाता है, तो आपको पता ही होगा सर, माना ये कोई सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस उसने 8 दी है, माना वो A से चला और A से चल के वापस A पे आया, पहला चक्कर, वापस A पे आया दूसरा, वापस A पे आया तीसरा, चौथा और पांचवा चक्कर। तो दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी निकालने का तो तरीका है, एक चक्कर में, हाँ भाई दूरी देखो, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? 2 पाई आर। कितने लगा रहा है वो? 5। तो आंसर कितना आ गया? 10 पाई आर मीटर। ये तो आगे डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? पार्टिकल जब चला था तब भी यही था, लौट के आया तब भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 0। ये सबसे इजी टाइप है जो आजकल आना बंद हो गई है। आजकल क्या आता है, चक्करों की संख्या कितनी मान लेते हैं? 9/4। तो अब बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो यहाँ थोड़ा सा, वैसे आपको आता होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाने का जरूरत हो जाता है कि 9/4 उसने दिया है, तो ये विजुलाइज करना होता है कि पूरे चक्कर कितने हैं और जो भी रिमेनिंग है आधा या 1/4 वो कैसे निकालेंगे। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, यदि आपको तकलीफ ना हो तो 2 + 1/4। जरा चेक करें कितना आ रहा है, 9/4 आ रहा है। तो ये क्या बताएगा कि 2 चक्कर तो आप लगाओगे कंप्लीट, और ये क्या होगा? 1/4 या 25% चक्कर होगा। जैसे एक यहां से चलना चालू किया तो 1 हो गया, 2 हो गया, और फिर 1/4, केवल इतना सा, तो एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। तो देखो जी, डिस्टेंस का तो दुनिया में सबसे आसान फॉर्मूला है। कैसा है? एक चक्कर में कितना है जी? 2 पाई आर, और 9/4 टर्न लगाए हैं तो 9/4 लिख दो, कितना आ जाएगा? 2। कितना आया? 9 पाई r/2। लेकिन प्रॉब्लम हो गई डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इसका तो हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो कंप्लीट चक्कर लगा रहा है, मतलब जहां से चला वहीं पहुंच रहा है। लेकिन ये जो है 1/4, ये रेस्पॉन्सिबल होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हम 1/4 का मतलब यहां से चल के कहां पहुंच जाएंगे? यहां, क्योंकि ये 1/4 पोर्शन है। तो कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। और आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, डेल्टा r बराबर 2r साइन 90/2 मतलब 45 डिग्री। कितना आ जाएगा? 2r 1/√2, और कितना आ जाएगा? √2r। आप सोच रहे होंगे सर इस फॉर्मूले को लगाने की क्या जरूरत है? हमको पता है कि जब ये r है, ये r है, तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, निकाल देंगे, √2r आएगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका भी कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, जैसा आपकी इच्छा हो वैसे निकाल सकते हो। जैसे ये हमने 60 वाला एग्जाम्पल दिया, तो 60 वाले एग्जाम्पल को इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ये कितना है? 60 है, और ये इक्वल डिस्टेंस है, तो ये भी क्या होगी? r के बराबर ही तो होगी, क्योंकि कौन सा ट्राइंगल है? समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो वो आपके क्या है? पर्सनल मेथड हैं जो आप अपने अपने हिसाब से लगा सकते हो, लेकिन जो जनरल मेथड्स हैं वो अप्लाई ये करने हैं और इस तरीके से करने हैं। चलिए बताइए 7/4 में इसमें डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो सीधा सीधा यदि आप हमसे पूछोगे तो हम कर देंगे भाई 7/4 × 2 पाई आर। ये तो क्या आ गई? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का सोचना नहीं पड़ना चाहिए, ये तय है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। आप कहेंगे सर आप तो क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको तो पता ही होगा, लेकिन हम तो यही सोच रहे थे कि एक में कितना जोड़ें। तो देखो एक आसान ट्रिक बताते हैं, इतना दिमाग लगाना ही नहीं होता। 4 का डिवाइड करो 9 से, कितना आंसर आ रहा है बताइए? सर ये आ रहा है 2.25। चलो चेक करो यही आ रहा है क्या? यस सर। थोड़ा सा स्पेशल है तो उसको अलग से लिखते हैं। चलिए यहाँ देखो, हाँ जी, कितना आ रहा है डिवाइड करने के बाद? 2.25। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? 0.25 लिख सकते हैं। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं?
1/4। यस सर, ये लो जी आंसर आपके सामने, फिर तो आप कर ही सकते हो। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये तो रेस्पॉन्सिबल होगा ही नहीं, ये रेस्पॉन्सिबल होगा। 1/4 का मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, तो आंसर कितना आ जाएगा √2r, आप सीधा कर सकते हो। जैसे उसने दे दिया 9/2, डिवाइड करो कितना आ रहा है 4.5, 4 + 0.5 या 4 + ½ इसका मतलब 4 चक्कर तो पूरे हैं, ये आधा है, और आधे चक्कर का मतलब क्या होता है, पार्टिकल चल के यहाँ पहुँच जाएगा, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा 2r के बराबर। आंसर ऐसे आ जाएगा, जैसा आप ठीक समझे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। जैसे 7/2 है, अब 7/2 को कैसे करोगे, 3.5 तो 3 + 0.5 3 और ½, तो 3 चक्कर में हमारा कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं बनेगा, हाफ में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट बनेगा। ऐसे 7/4 कर सकते हो। 7/4 का मतलब क्या है, यह है 1.75, इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 3/4। तो अब इसमें एक चक्कर के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन 3/4 के कारण डिस्प्लेसमेंट है। और 3/4 कैसे मिलेगा, 3/4 मिलेगा, यहाँ से चलोगे, कहीं से भी चल सकते हो, यहाँ से चलोगे तो ये क्या हो गया 1/4, ये हो गया आधा, ये हो गया 3/4। तो आपका जो कवरिंग एरिया है वो कुछ इस तरीके से है, ये वाला, ये आपने कवर किया है 270 डिग्री का। तो आप चाहें तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो 90 से ही निकाल सकते हैं, 270 का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वो डायरेक्शन पूछेगा तो आपको ये लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और वो हम अभी अगले जो न्यूमेरिकल आएगा जिसमें वेक्टर पाथ गिवन होगा उसमें डायरेक्शन निकालना सिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं। तो ये है हमारा सर्कुलर पाथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनका एक बार थोड़ा सा समरी किया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग नोट कॉपी में नोटबुक में नोट करें। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हटा दें इसको। चलिए देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, या नेक्स्ट टाइप जो है जिसमें आपको कोई भी वेक्टर पाथ गिवन होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, एक पर्सन है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में मोशन करता है या गति करता है, उसके बाद टर्न लेता है और ये टर्न जाता है उसका 20 मीटर का। इसके बाद आपको पता है, ये तो जानते होंगे आप लोग, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, अब वो साउथ वेस्ट, ओके, अब वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कितना मोशन करता है। ये कौन सी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वो कितनी मोशन करता है, वो करता है 30√2। किस में मोशन करता है वो, वेस्ट साउथ डायरेक्शन में। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, कितना होगा। क्वेश्चन में तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है पर अपन लोग डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो जी, आपको अच्छे से पता है कि जब कोई वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में पूछे तो इसका मतलब एंगल कितना कह रहा है वो 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ओके। चलिए, ये एंगल 45 डिग्री है, ये कितने डिग्री का है भाई 90 का, तो ये कितने का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है जी, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों निकाल रहे हो, चलो बता देते हैं ऐसा क्यों निकाल रहे हैं। सबसे पहले यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो वो सबका आंसर आ गया होगा। डिस्टेंस तो बड़ा सिंपल से, पहले कितना चला 30 मीटर, उसके बाद कितना चला 20, उसके बाद कितना चला 30√2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसमें क्या होता है वेक्टर होता है। पहले कितना चला, यदि इसको हम ऊपर वाले को क्या मान लें y और नीचे वाले को क्या मान लें x, तो y को लिखते हैं हम j से और x को क्या लिखते हैं i से। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या आ जाएगा, पहले चले आप 30 j कैप में, उसके बाद कितने चले 20 i कैप में, उसके बाद तो सर वेक्टर सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है कि यदि ये 40 डिग्री है और ये हमारा 30√2 वेक्टर है तो उसका एक कंपोनेंट इधर होगा, कितना 30√2 साइन 45, और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा 30√2 साइन कॉस 45। तो दो वेक्टर्स हमको मिल गए डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब ये जो मोशन है वो x डायरेक्शन में भी है और y डायरेक्शन में भी है। तो देखिए हम लिख देते हैं, प्लस कितना आया माइनस में, -30√2 साइन कॉस 45 कितना होता है 1/√2, कितना आएगा i कैप, माइनस ये भी माइनस में है 30√2, ये भी कितना आ जाएगा 1/,
√2। ठीक है जी, ये लो जी कैंसिल हो गया, और ये कितना है नीचे जे कैप, 30 आई कैप, सॉरी 30 जे कैप, 20 आई कैप, यहाँ से कितना आ रहा है माइनस 30 आई कैप और -30 जे कैप, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचा है -10 आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में है। और एक बार और अब चाहो तो सीधा सीधा कर सकते हो, इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक इधर है और एक इधर है। यदि आप इधर वाला कंपोनेंट देखोगे तो आपको मिल रहा है ये 30 माइनस जे कैप, और इधर वाला कंपोनेंट देखोगे तो मिल रहा है इधर 30 माइनस आई कैप। तो जाहिर सी बात है ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली 20 इधर चला है, 30 इधर चला है, तो रिमेनिंग कितना है 10 ही तो आएगा, तो 10 आंसर आ गया। सीधा भी कर सकते हो, ये एक तरीका होता है। इसकी एक टाइप और होती है, इसकी एक टाइप और होती है, जैसे बहुत इजी टाइप होती है कि एक पार्टिकल जो है वो 40 मीटर जो है नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है, 30 मीटर जो है वो चलता है वही कौन सा है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो बताइए उसका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका जवाब बहुत अच्छे से देते हैं स्टूडेंट, सर 50 मीटर हमको पता है, लेकिन हम पूछते हैं व्हाट इज़ द डायरेक्शन, आप बताइए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उनका जवाब थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो जाता है, तो हम नहीं चाहते गड़बड़ हो। ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, ये वेस्ट, ये हो जाएगी साउथ और ये हो जाएगी नॉर्थ। तो हम आपसे डायरेक्शन पूछना चाहते हैं, ऑप्शन देते हैं, बताइए कितना आएगा। आंसर है 50 मीटर। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के, 50 मीटर, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल। बताइए क्या आंसर है। 50 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल। इसके अलावा 50 मीटर 53 डिग्री, यहाँ कर लो वेस्ट ऑफ वर्टिकल। और एक और कर सकते हैं, 50 मीटर 37 डिग्री, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल। ठीक है, चाहो तो ओरिजिनल से मिल सकता है। इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो देखो कैसे आंसर निकालते हैं। आपको पता है कि थीटा के सामने 30 है या 3 है, इसके सामने 4 है, तो हम क्या निकालते हैं, tan थीटा। कभी भी वो डायरेक्शन की बात कहे तो आप tan थीटा निकाल के दें। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर मिलता है, साइड वाला बेस होता है। तो 30/40 कितना आया जी, 3/4, ये कितना होता है 37 डिग्री। ये आपको आता होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। एक बार हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, जिससे आपको आता होगा कि नहीं आता होगा, क्लियर हो जाएगा। यदि 4 है और यहाँ पे 3 है तो जाहिर सी बात है यहाँ तो 5 ही होगा, लेकिन ध्यान रखना थीटा के सामने यदि बड़ी भुजा है तो हमेशा बड़ा एंगल लिखो, छोटा एंगल मत लिखो। यदि ये सिचुएशन है, ये 3 है और ये 4 है, तो सोचो ही नहीं कि ये 37 होगा 53 होगा। ये सोचो कि यहाँ जो एंगल है उसके सामने छोटी भुजा है, यहाँ बड़ी है, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। अच्छा, यदि ये एंगल होता तो एंगल के सामने कैसी भुजा है, बड़ी भुजा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 53 डिग्री। ओके, जैसे आपसे पूछ लिया साइन 53 डिग्री, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो क्या लिखें, 4/5 लिखें कि 3/5 लिखें। सोचो साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो 53 डिग्री बड़ा कोण है, और बड़े कोण होने की वजह क्या है, लंब का बड़ा होना। अरे सोचें सोचें, आपको जवाब मिलेगा। साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब परपेंडिकुलर ज़्यादा होगा। इसका मतलब 53 डिग्री ज़्यादा है तो ऊपर 4 ही आएगा, 3 नहीं आ सकता, ऊपर 4 ही आएगा। यदि आपसे पूछ ले साइन 37 डिग्री, तो ये छोटा कोण है, इसलिए छोटी भुजा ऊपर, नीचे हाइपोटेनियस। हमेशा ध्यान रखें, कॉस में उल्टा करना पड़ेगा। सेम किस में करना है, tan में। हमको कैसे पता चला है 37 है, क्योंकि tan के दो वैल्यूज हैं, एक तो 37 डिग्री tan और एक tan 50 डिग्री 53 डिग्री। तो आपको पता है tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
और परपेंडिकुलर किस बात को बताता है? परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा को बताता है। तो थीटा उतना ही बड़ा होता जाता है जितनी बड़ी भुजा होती जाती है। तो L यदि ज़्यादा होगा तो एंगल भी ज़्यादा होगा। तो बताइए यदि एंगल क्या है, कौन सा ज़्यादा है इसमें से? 53। तो ये कितना आएगा? 4/3। और ये क्या है? छोटा एंगल है तो 3/4। कुल मिला के ऊपर वाले से आप किसी एंगल का पता लगा सकते हो। ये एक छोटा सा तरीका होता है। वैसे तो आप ज्ञानी लोग हैं सभी, आपको सब आता है, लेकिन फिर भी हमने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। चलिए तो बताइए साहब 50 मीटर 53 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ से वही निकालते हैं tan थीटा डायरेक्शन के लिए। और tan थीटा बराबर हमारे सामने क्या आ रहा है? 3/4। तो हमको लग रहा है कि ये छोटी भुजा है ऊपर, और छोटी भुजा है तो छोटा कोण लिखेंगे, दैट इज 37 डिग्री। कौन सा 37? tan 37 डिग्री। और tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ गया? 37 डिग्री। इसका मतलब 37 डिग्री है। तो ऑप्शन में जो है 53 गलत हो जाएगा, 53 गलत हो जाएगा, 30 डिग्री आ रहा है, 37 डिग्री आ रहा है। अब देखना है ईस्ट ऑफ वर्टिकल है या बेस्ट ऑफ वर्टिकल है। मतलब ये कहना चाहता है वर्टिकल से आपको ईस्ट जाना है या वर्टिकल से बेस्ट जाना है। तो आपका आंसर होगा वर्टिकल से ईस्ट जाना है। 50 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल। वर्टिकल का 37 डिग्री किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना होता है, ध्यान रखना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हाँ, एक और ऑप्शन आ सकता है। कैसे? ये कितना होगा फिर? 53 डिग्री 90 में से घटाओ तो क्या लिख सकते हैं इसको? 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल, और ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल से नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चलना है? 53 डिग्री। ये भी इसका आंसर होगा। तो दो टाइप बनती है डिस्प्लेसमेंट में जो आपको करवा दी गई है। अब हम चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे। हाँ जी, चलिए शुरुआत करते हैं इस रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। और आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। आपको हम एक बात बता दें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इस टॉपिक से 3 तरीके के टाइप्स बनते हैं या 3 तरीके के ही न्यूमेरिकल बनते हैं। पहला जो टाइप है आप सबको पता है एवरेज स्पीड या वेलोसिटी से, जिसमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट आता है। कौन सा? इक्वल डिस्टेंस का और इक्वल टाइम का। याद होगा, एक कोई भी व्यक्ति है वो सेम डिस्टेंस v1 और v2 वेलोसिटी से कंप्लीट करता है, तो बताइए उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी या एवरेज स्पीड कितनी होगी। और यहाँ एक बात ध्यान रखना, यदि सीधी डायरेक्शन में गति हो रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है, तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात होती है। यदि इफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन देन स्पीड एंड वेलोसिटी सेम रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहे आप लोग, तो सेम डायरेक्शन है। इसका मतलब एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इक्वली वैलिड होता है जब वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो या वो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे। अभी डिस्कस करेंगे प्रॉपर। सेकंड जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से, तात्क्षणिक वेग या स्पीड से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड, इसमें क्या होता है? इसमें आपको जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो आपको एक इक्वेशन दी जाती है, डिस्प्लेसमेंट की दे सकता है, और उस इक्वेशन में कई सारी चीज़ें पूछता है कि इस टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी स्पीड होगी, तो वो अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है और आ रही है, दैट इज ग्राफ। आपको कई सारे ग्राफ दिए जाते हैं, जैसे आपको ये ग्राफ दे दिया x और t का, जैसे आपको ये ग्राफ दे दिया x और t का, जैसे आपको ये ग्राफ दे दिया x और t का, जैसे आपको ग्राफ दे दिया x और t का। अब आपसे पूछ लिया कि इनमें से एक्सेलरेशन किसमें 0 है, एक्सेलरेशन किसमें पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन किसमें नेगेटिव है, वेलोसिटी कहाँ बढ़ रही है, वेलोसिटी कहाँ घट रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस आजकल जो है पूछे जाते हैं। एक बार ये भी आया कि बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी। तो इस तरीके से ग्राफ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। और हाँ,
आपने देखा भी होगा कि सर हमको पता ही नहीं चलता है कि कोई ग्राफ हमको इस तरीके से दे रखा है, तो इसका एरिया कब निकालना होता है। कई सारे आंसर एरिया निकालने से भी आते हैं, कई सारे आंसर किससे आते हैं, स्लोप निकालने से, टेन थीटा से। तो वो सारे क्वेश्चन जो ग्राफ से किए जाते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखना, ये जो ग्राफ से क्वेश्चन होते हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको काम आएंगे, ये आपको कैपेसिटेंस में भी काम आएंगे, ये आपको इलास्टिसिटी से में भी काम आएंगे। तो हम आपको यहीं ये सारी चीज़ें सिखा देंगे जिससे इन फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मूव करता है। तो इसको हम हटा देते हैं। हाँ जी, तो ग्राफ के मेथड को समझने के लिए लिख देते हैं हम क्वेश्चन ऑफ ग्राफ। ग्राफ के मेथड को समझने के लिए दो चीजों का आना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी, देखो ऐसा करते हैं, इस तरीके से डिजाइन करते हैं। देखो जी, हमारे पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स, और हमको सेकंड क्वांटिटी मिलती है बी, और एक क्वांटिटी मिलती है हमको एक्सेलरेशन। ध्यान से समझना, यदि आप एक्स से बी चाहते हैं तो आपको एक्स टी ग्राफ मिलेगा, और इस ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप, जिसको कहेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर आएगा dx अपॉन dt, दैट इज द वेलोसिटी, दैट इज द स्लोप ऑफ, लिख देते हैं पूरा एक्स टी ग्राफ। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यदि आप x से b जाओगे तो आपको स्लोप का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप b से a की तरफ जाओगे तो भी आपको ग्राफ मिलेगा x और t का नहीं, इस बार मिलेगा v और t का, और जो स्लोप है वो हमेशा आपको नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ लेके जाता है। ध्यान रखना, स्लोप जो होगा वो आपको नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ लेके जाएगा, और जो एरिया होगा वो हमेशा बैक क्वांटिटी या लास्ट क्वांटिटी की तरफ लेके जाएगा। समझाएंगे अभी। ये बी टी कर्व है, कोई भी दे सकता है, इस तरीके का हो गया। तो इसमें कोई भी एंगल बन रहा है थीटा, तो यहाँ जो स्लोप निकलेगा जिसको हम टेन थीटा कहेंगे वो आएगा dB बटे dt। आपको पता ही होगा, इस तरीके से डिजाइन करते हैं। और ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हो, ज़्यादा डिटेल में चाहते हो कि किस तरीके से ये बनता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप, तो ये आपको डिटेल लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ ये सारी चीज़ें बताना मुश्किल है, कोई बात नहीं। टेन थीटा क्या बताएगा, स्लोप को, और ये हमको इन्फॉर्मेशन देगा एक्सेलरेशन की। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ वी टी कर्व, ठीक है साहब, ओके। ए से आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि ए से आगे कुछ होता नहीं है, ए का चेंज जो होगा वो हमको कोई क्वांटिटी एक्सप्लेन नहीं करता है। अब चलते हैं उल्टा, यदि आपको ए से बी जाना है, यदि आपको बैक जाना है, पिछली क्वांटिटी की तरफ जाना है, तो सारा लेना पड़ेगा एरिया का। किसका लेना पड़ेगा, एरिया का। कैसे, आपको पता है, आपने अभी भी बताया सर ए बराबर होता है dV बटे dt, और यदि आप क्या चाहते हो, ए चाहते हो, सॉरी बी चाहते हो, तो क्या लिखोगे, dV बराबर a dt, और डिफ्रेंशिएशन करोगे dV बराबर a dt का, या फाइनल और इनिशियल, यहाँ पे जो भी है आपको, सॉरी dt आएगा, यहाँ पे टाइम जो इनिशियल है और फाइनल। तो ये जो हमेशा इंटीग्रेशन होता है ये एरिया को ही बताता है। किसको बताता है, एरिया को। तो जाहिर सी बात है, यदि आपको कोई AT कर्व मिलेगा, क्या मिलेगा, AT कर्व, मतलब एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में कर्व मिलेगा, तो उसका आप ग्राफ के नीचे वाला एरिया कैलकुलेट करके क्या कैलकुलेट कर पाओगे, वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट कर पाओगे, वेलोसिटी। तो हम लिख देते हैं वेलोसिटी कैसे मिलेगी आपको, कहाँ से, AT कर्व से। तो वेलोसिटी इक्वल टू एरिया अंडर AT कर्व। याद रखना, एक्सेलरेशन चाहिए तो स्लोप ऑफ BT कर्व, लेकिन आपको एक्सेलरेशन से V चाहिए तो एरिया अंडर AT कर्व। अभी समझाएंगे डिटेल में, और रुकिए। आपको B से X जाना है, तो जाहिर सी बात है B से X जाना है तो ग्राफ आपको B में चाहिएगा, तो आपको एक ग्राफ दिया जाएगा B से और T में, और कोई भी ग्राफ मिलेगा तो उसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी फॉर्मूला पड़ा है B dx अपॉन dt, और यदि आप dx चाहते हैं तो v dt लिखना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो आपको v dt लिखना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन हमेशा किसको बताता है, एरिया को। एरिया ये देखो,
ये देखो कि इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, बी का टी के रेस्पेक्ट में, तो वी टी ग्राफ का एरिया लेना पड़ेगा। क्या मतलब है, हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है तो हम यहाँ लिख रहे हैं, हटा दें इसको, यहाँ लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, यदि आप x चाहते हैं तो एरिया ऑफ बी टी कर्व बात आया। x से b जाना है तो स्लोप इस्तेमाल करोगे, b से a जाना है तो स्लोप इस्तेमाल करोगे, मतलब नेक्स्ट पे जाना है, a से वापस बैक b पे जाना है तो एरिया लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, नहीं आया समझ में तो और समझाएंगे, एक बार इसको लिखो फिर आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। एक बार और हम अच्छे से समझा देंगे, परेशान ना हो आप लोग। देखो जी, ये है x और t कर्व। इस x t कर्व का जो स्लोप है, चलो एक बार देख ही लो स्लोप होता क्या है, कोई परेशान हो रहा होगा। चलो, ये बताता है स्लोप कि एक फिजिकल क्वांटिटी में किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है, मतलब विस्थापन में समय के साथ, मतलब पहली फिजिकल क्वांटिटी में दूसरे के साथ क्या बदलाव आ रहा है, इसको कौन बताएगा, स्लोप बताएगा। और ये हमको क्या मिलता है, b से मिलता है। तो देखो इसको ध्यान से समझो, यहां हम देखें कभी भी स्लोप निकालना हो किसी भी पॉइंट पे तो वहां टेंजेंट खींचना कंपलसरी है। जैसे पॉइंट ये ए दे रखा है, ये पॉइंट बी दे रखा है, ये सी है, ये डी है, तो इस पॉइंट पे क्या देखना, स्लोप देखना है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो। ये क्या होती है, टेंजेंट, और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल देखो कितना आएगा भाई, इसको थोड़ा सा बड़ा बना ले, चलिए अब देखते हैं। ये है पॉइंट 1 मान लें इसको, इस पॉइंट को 2 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं, और इसको हम 4 मान लेते हैं। तो इन चारों पॉइंटों पे हमको आइडिया लगाना है कि हमारी वेलोसिटी की क्या स्थिति है, वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है। तो पहला क्या आइडिया लगाना है, वेलोसिटी के बारे में। दूसरा आइडिया लगाना है कि त्वरण कितना है, एक्सेलरेशन कितना है। देखो ध्यान से, पॉइंट ए पर यदि आपको वेलोसिटी जानना है और ग्राफ दे रखा है x और t, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि x में t का डिवाइड करें तो tan थीटा निकालें, इसका मतलब स्लोप निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी निकालने का और कोई तरीका आपके पास है नहीं स्लोप के अलावा। हम एक पॉइंट पे या पहले पॉइंट पे स्लोप चालते हैं, तो जिस पॉइंट पे कभी भी स्लोप का रिक्वायरमेंट हो आप टेंजेंट खींचते हैं। ये हमने क्या खींच दिया, एक टेंजेंट। यदि आप दूसरे पॉइंट पे स्लोप चाहते हैं या वेलोसिटी जानना चाहते हैं तो क्या खींच दोगे, एक टेंजेंट। क्या खींच दोगे, एक टेंजेंट। क्या खींच दोगे, एक टेंजेंट। जो टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, जो आपने टेंजेंट खींची है, जो आपने स्पर्श रेखा खींची है, इसका एंगल देखोगे हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज θ1। एंगल देखोगे हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज θ2। एंगल देखोगे हॉरिजॉन्टल के साथ θ3। एंगल देखोगे हॉरिजॉन्टल के साथ θ4। लेकिन ये सीधी लाइन होने के कारण हमको एक बात पता लग गया, जो θ1 है वो θ2 है, जो θ2 है वही θ3 है, और ये आपस में कैसे हैं, सब बराबर। क्यों, क्योंकि भाई लाइन तो एक ही है ना, लाइन अलग अलग थोड़ी है, एक ही लाइन है। तो एंगल यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, सब जगह थीटा थीटा तो है। इसका मतलब पहले पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी θ1 बराबर θ2 बराबर θ3 बराबर θ4, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan θ1 बराबर tan θ2 बराबर, मतलब tan का फॉर्मेट लिख दिया, बात तो वही है, tan θ4 बराबर tan थीटा। ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि पूरे जो आपने कर्व दिया है उस पर एंगल बराबर है। और हमने क्या बताया, tan थीटा का मतलब क्या है, यहाँ x/t, तो क्या पता लगेगा, b1 बराबर b2 बराबर b3 बराबर b4 बराबर b के। इसका मतलब पूरे ग्राफ में हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी है, इक्वल, या कैसी है, समान। और जब इक्वल वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन कितना आता है, 0। तो यहाँ लिखोगे वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट नियर, पहला आंसर। और दूसरा एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्योंकि वेलोसिटी में बदलाव ही नहीं हो रहा। बात आई समझ में। वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पता चल रहा है टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। टाइम के साथ क्या बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। और हर एक जो थीटा आ रहा है, देखो ये और तरीके से पता लगा सकते हैं, दो तरीके होते हैं नेगेटिव का और पॉजिटिव का पता लगाने के लिए। पहला,
पहला तो ये देखो कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी पॉजिटिव में है, वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन और इसका प्रॉपर तरीका क्या है? प्रॉपर तरीका ये है कि यदि थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो आपको पता है कि tan जब लेस देन 90 डिग्री या 90 डिग्री पे होगा तो कितना शो करेगा? पॉजिटिव वैल्यूज़। और tan की जब वैल्यू 90 से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू शो करता है। तो इसका मतलब ये जितने भी हमने ग्राफ बनाए हैं ये सब, ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं ये सब कैसे हैं? लेस देन 90। θ1 कैसा है? ये लेस देन 90 है सर, तो इसका जो tan θ1 आएगा ना वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और tan θ1 है क्या? बेसिकली ये है dx/dt। और ये क्या है? ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कैसी आ गई? पॉजिटिव। रिपीट कर देते हैं पूरी कहानी, देखो दोबारा। ये कोई भी xt ग्राफ है और इस बार दे दिया हमको ये इस तरीके से ग्राफ दे दिया, तो बताइए वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये बताइए कि एक्सेलरेशन 0 है कि नहीं है? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2-3 पॉइंट ढूंढ लें, 1, 2 और 3। हर एक पे टेंजेंट ढूंढना है, तो हर एक पे टेंजेंट ढूंढोगे तो इस तरीके से टेंजेंट हमने देख लिया, या फिर उल्टा भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एंगल, यहाँ एंगल कितना है? θ3। यहाँ एंगल कितना है? θ2। यह एंगल कितना है? θ1। लेकिन ये पता है कि जो θ1 होगा वही θ2 होगा, वही θ3 होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे बने हुए कोण हैं सारे। लेकिन ये भी पता है कि सभी कोण 90 से कैसे हैं? ज़्यादा हैं। इनका मतलब जब tan θ1 निकाला जाएगा तो कैसा आएगा? नेगेटिव। और tan θ किसको बताएगा? वेलोसिटी को। तो क्या बताएगा? वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। क्यों है? क्योंकि टाइम जैसे जैसे घट रहा है वेलोसिटी से जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। विस्थापन कैसा होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे क्या हो गया? विस्थापन 0 हो गया। ये कौन सी कंडीशन हो सकती है? जब आप कोई बाइक लेके जा रहे हैं तो बाइक लेके जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं आप बाइक लेके जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं आपने वहाँ से यू टर्न ले लिया, तो आपने जब यू टर्न लिया तो यहाँ से इस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया गया है। सुनना ध्यान से, आपने क्या देखा? दोनों ग्राफों का फिजिकल मीनिंग भी समझ लो। ये ग्राफ बताता है कि जब आपने चलना चालू किया तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था। इसका मतलब आप पोजीशन ए पर थे और चला चला के बाइक को कहाँ पहुँच गए? पोजीशन बी पर। यहाँ कितना था? t = 0। और ये क्या है? t, टाइम t हो गया है। और आपकी पोजीशन कितनी आ गई? फॉर एग्जांपल x आ गई। आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है? पॉजिटिव है, इस तरफ है। अब क्या हुआ? अब ये ग्राफ हमको क्या बताता है? ये ग्राफ बताएगा कि जब आप 0 कंडीशन में थे, इसका मतलब जब आप यहाँ थे तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था? x। आप कहाँ पे उस समय? यहाँ पे। और धीरे धीरे टाइम निकलता जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा कब? जब आप वापस मोटरसाइकिल को लेके वापस आ जाओगे, वापस आओगे, डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे घटेगा। इसका मतलब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो गई इस बार? नेगेटिव में। तो ये ग्राफ वेलोसिटी नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस क्या देता है कि आपने बैक साइड में या आपने वापस अपनी वेलोसिटी को कवर किया है, या वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव। वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव बताता है ये आपको, ध्यान रखना। वैसे वेलोसिटी कभी ऐसे थोड़ी हो सकती है कि नेगेटिव हो जाएगी, दूरी के साथ तो चेंज ही होगी। वेलोसिटी का नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस होता है कि उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है। ये बात यदि आपको नहीं समझ में आई है तो एक काम कर सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा, हम पूरे ग्राफ को एक ही में बना देते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर। चलिए दोनों ग्राफों को एक में ही बनाते हैं और इस प्रोग्राम को और क्लियर करते हैं। देखो जी, ये लो जी, पहले हमने ये ग्राफ बनाया था, फिर हमने ये ग्राफ बनाया था। ये हम मान लेते हैं कि कोई भी टाइम है t1, ठीक है। तो देखिए साहब, ये कौन सी कंडीशन है? ये है पॉइंट A जहाँ से एक व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है किसी भी वेलोसिटी के साथ, और जब टाइम बढ़ के t हो जाता है तो पार्टिकल की पोजीशन हो जाती है x1। तो देखो जब भी उसने चलना चालू किया तो पार्टिकल चलता जा रहा है और यहाँ तक पहुँचा, जिसका नाम क्या है? B पॉइंट। और B पॉइंट पे चलने के बाद उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? x1, या कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया? x1। वेलोसिटी क्या थी इसकी? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में वो किसी ना किसी स्पीड से जा रहा है, तो वेलोसिटी कैसी है इसकी? पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो वेलोसिटी वास्तव में पॉजिटिव भी है। अब क्या हुआ? बी पॉइंट पे आके हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, और ये एक ऐसा T2 पॉइंट आता है, ये T1 पॉइंट है, T2 पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ये कब हो सकता है? वेलोसिटी के रहते हुए डिस्प्लेसमेंट कब कम होगा? जब ये वापस बैक कर ले,
जब ये वापस बैक आएगा तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और जब नेगेटिव हो जाएगी तो लौट के पार्टिकल आ रहा है, लेकिन जब टाइम t2 हो जाएगा तो पार्टिकल उसी जगह आ जाएगा जहाँ पहले था। तो देखो पार्टिकल पहले कहाँ था, यहाँ था, और अब भी पार्टिकल कहाँ है, वही है। तो t1 तक तो उसने कहाँ गया, a से b तक, t1 से t2 तक कहाँ गया, b से a तक। तो कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी का नेगेटिव होने का मतलब क्या है, केवल डायरेक्शन का नेगेटिव होना। तो इस कंडीशन वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। इस कंडीशन वेलोसिटी कैसी, पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखना ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। देख लो एंगल चेंज हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, ये कहीं एंगल चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव तो है, जैसे कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी बराबर है माना +2 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव वेलोसिटी। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, -2 मीटर पर सेकंड। तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है डायरेक्शन से। ओके, चलिए साहब अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल से क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करो। एडवांस लेवल का क्या मतलब है, देखो ध्यान से समझो। एडवांस लेवल का मतलब ये है कि अब आपको ग्राफ दे दिया हमने, ये तो बताइए ये जो x और t का ग्राफ है, इसमें व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेलरेशन। बहुत अच्छा ग्राफ है। और फिर हमारा क्वेश्चन होगा इसको बताना कि इसमें क्या होने वाला है। ये x है, ये t है, और ये ग्राफ है इस तरीके से। तो बताइए व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ a। देखो जी, दोनों ग्राफों को समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, इसको सीधा कर देते हैं पहले। चलो जी, देखो हमने वही, हमको ध्यान रखना कभी भी xt ग्राफ से या किसी भी ग्राफ से हमेशा दिमाग में रखो, या आपका जो पेज होता है नोटबुक का उसके ऊपर लिख लो। हमेशा किसी भी ग्राफ में, चाहे इलास्टिसिटी का ग्राफ हो, करंट का ग्राफ हो, कोई सा भी ग्राफ हो, किसी भी ग्राफ में यदि आपसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पूछी जाती है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है, तो या तो उसका एरिया निकालना है या उसका स्लोप निकालना है। 80% केसेस में जो आंसर आते हैं वो स्लोप से आते हैं, 20% में किससे आते हैं, एरिया से आते हैं। चलिए देखेंगे, बात करेंगे धीरे धीरे। तो x और t ग्राफ है। इस ग्राफ में हमने कई सारे पॉइंट लेने पड़ते हैं जिससे हम जानकारी कर पाएँ। हमने 3 पॉइंट ले लिए A, B, C, और हमारा टारगेट वही है, टेंजेंट खींचना और एंगल देखना, टेंजेंट खींचना और एंगल देखना, टेंजेंट खींचना और एंगल देखना। तो ये है 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। क्या पता लग रहा है कि सर सबसे छोटा हमको θ1 दिखाई दे रहा है, उससे बड़ा θ2 दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा θ3 दिखाई दे रहा है। 10 लगा दें तो यहाँ पे tan θ1 है, उससे बड़ा क्या है tan θ2, उससे बड़ा क्या है tan θ3। और ये xt ग्राफ है, तो xt ग्राफ का जो tan θ है वो वेलोसिटी को बताता है। तो वेलोसिटी 1 छोटी है, वेलोसिटी 2 बड़ी है, वेलोसिटी 3 और भी बड़ी है। इसका मतलब वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ रही है। और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज हो और बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन क्या आता है, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। त्वरण कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलो इस ग्राफ के बारे में खुद इन्फॉर्मेशन दो आप लोग। इस ग्राफ में वही 3 पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, A, B, C। और कोई भी स्टूडेंट इसको सीधा ना देखे, पहले खुद अपने लेवल पे कोशिश करो, उसके बाद देखना। ये हमने टेंजेंट खींचा, एंगल देखा, दैट इज θ1। एक टेंजेंट खींचा, एंगल देखा, दैट इज θ2। एक टेंजेंट खींचा, एंगल देखा, θ3। क्या पता लग गया, θ1 सबसे बड़ा, θ2 उससे छोटा, θ3 सबसे छोटा। tan θ के बराबर होगा, तो θ1 tan θ2 tan θ3। ठीक है। और वैसे भी आपको याद होगा शायद, जब थीटा लगभग कम होता है तो हम साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख देते हैं और टेन थीटा को थीटा के बराबर लिख देते हैं। तो थीटा को टेन थीटा के बराबर भी लिखा जा सकता है। ऐसा कोई सोच रहा हो कि टेन कहाँ से आ गया, तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, जो एक्शन थीटा का होगा वही एक्शन टेन थीटा का होता है। कॉस में नहीं लिख पाओगे आप, थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा भी बढ़ेगा, लेकिन कॉस में थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा घटता है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ जी, एक्स टी ग्राफ का जो टेन होता है ये स्लोप को बताता है, और स्लोप का मतलब क्या हो गया, स्लोप का मतलब हो गया वेलोसिटी जो 1 है सबसे ज़्यादा, वेलोसिटी कम उससे कम, वेलोसिटी जो 3 है उससे भी कम। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी घट रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये रिटार्डेशन को शो कर रहा है, मंदन को। किसको शो कर रहा है, ये मंदन को, रिटार्डेशन को।
ठीक है, मतलब वेलोसिटी को घटा रहा है। तो इस तरीके से हम कई सारे ग्राफों से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। और भी बहुत सारे ग्राफ हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, अगले टाइप के न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत अच्छी न्यूमेरिकल है। बताइए, हम आपको दो ग्राफ दे रहे हैं और आपके एग्जाम पेपर का ही सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वस्तु ए का और ये वस्तु बी का, ये दो वस्तु हैं ए और बी। ये x हो गया और ये t हो गया। तो ये वस्तु है हमारे पास a और b। तो बताइए इसमें से कौन ऐसा है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, कौन सा ऐसा है जिसकी वेलोसिटी कम है। ऑप्शन आपको दे रहे हैं। ऑप्शन ए है ba ज़्यादा है v से, ऑप्शन बी ए कम है v से, ऑप्शन सी है ba बराबर है bc के, ऑप्शन डी है भैया हमको नहीं पता, कुछ भी करो तुम। बताइए क्या आंसर होगा। तो देखो एंगल देख लो, ये है थीटा ए और ये है थीटा बी। तो पता लग रहा है ना थीटा ए बड़ा है थीटा बी से, तो टेन थीटा ए बड़ा है टेन थीटा बी से। तो वेलोसिटी भी बड़ा है ए किससे, बी से। अरे सोचो, टाइम इतना सा चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा चेंज हो गया, टाइम और चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा चेंज हो गया। तो कम टाइम में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ए का ही तो बदल रहा है, तो वेलोसिटी भी ए की ज़्यादा है। ओके, एग्जाम पेपर में देखो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और लेवल थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ए एंड बी। ए और बी की वेलोसिटी का रेशियो क्या है। तो क्या करोगे, वी ए अपॉन वी निकालोगे। इसका मतलब सीधा सीधा क्या निकाल रहे हो आप, थीटा ए अपॉन टेन थीटा बी। तो बताइए भैया जी, टेन थीटा ए का मतलब क्या है 60 डिग्री, दैट इज √3। इसका मतलब क्या है 1/√3, क्योंकि टेन 30 डिग्री। और कितना आंसर आ जाएगा 3/1। ये ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आपको। ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 1:1, ऑप्शन डी 3:3, मतलब 1:1। इसका मतलब नन। इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। तो आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में कई बार आ रहे हैं। अरे आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। और भी आपको दिखाते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि इलास्टिसिटी से भी लिंक करेगा। जैसे आपको कई सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। ये आपको दे रखा है स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, और ये आपको दे रखा है स्ट्रेन मतलब विकृति, और दो ग्राफ दे दिए। ये है कोई भी मैटर या मटेरियल ए है, ये कोई भी मैटर या मटेरियल बी है। तो बताइए इलास्टिसिटी ए और बी का रेशो, या ये बता दो इनमें से कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। जवाब दो फटाफट। आप कहेंगे सर जी वेलोसिटी पढ़ा रहे थे, ये क्या कर दिए। हम कुछ नहीं किए, वही कॉन्सेप्ट। क्या फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का, हाँ जी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल बटे विकृति है, ग्राफ भी प्रतिबल बटे विकृति का है। तो ई क्या है, ई स्लोप ही तो है। क्या है ई, जैसे ऐसे निकाल दो ना, ये लो जी, ऐसे निकालते थे ना जब बचपन में प्रैक्टिकल करते थे ग्राफ में, तो इस तरीके से निकालते। ये क्या है, ये है डेल्टा एस, किसको बताएगा, स्ट्रेस को। और ये क्या है, ये है स्ट्रेन को बताएगा। तो ये क्या बताएगा, थीटा टेन थीटा क्या होगा, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। तो टेन थीटा किसको बताएगा, इलास्टिसिटी को। ये ए है थीटा ए, ये क्या है थीटा बी। आपको पता है कि थीटा जो ए है वो छोटा है थीटा बी से, तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा ए भी छोटा होगा टेन थीटा बी से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ए की कम होगी, इलास्टिसिटी बी की ज़्यादा होगी। ठीक है, कैपेसिटेंस का भी आ सकता है। क्यू समानुपाती क्या होता है, वी होता है। क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है। सी बराबर क्या होता है, क्यू अपन बी होता है। तो आपको यही क्वेश्चन दे देगा, यहाँ दे देगा क्यू, यहाँ दे देगा आपको वी। तो बताइए ए की कैपेसिटेंस ज़्यादा है कि बी की ज़्यादा है। तो बस आपको पता चल जाएगा कि थीटा ए ज़्यादा है बी से, टेन थीटा ए ज़्यादा होगा टेन थीटा बी से। तो कैपेसिटेंस ऑफ सी ए ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस ऑफ सी बी से। इस तरीके से सॉल्व करना है, नोट कर लो, आगे लेके चलते।